हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, ये आज आपसे बहुत ज्यादा माफी, आज गला बिल्कुल ऐसे हो चुका है, पर फिर भी हौसला बुलंद है। थोड़ी देर में खुल जाएगा, 2-3 क्लास के 2-3 क्वेश्चन के बाद में। तो अभी मुझे ऐसे ही झेल लेना, हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं। पहले हल्के क्वेश्चन अपना एक बार रिवाइज कर लेते, उसके बाद में अपना मेन करंट अफेयर शुरू करते। बहुत अच्छा कुछ कुछ सीखने के लिए है। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठना। रोज सुबह 7 बजे आपके अपने इसी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर ये करंट और स्टैटिक की बेहतरीन से क्लास होती है। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज गला वैसा था, सोचो मैं सुबह की 6:45 वाली क्लास भी नहीं ले पाया। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, बहुत सावधानी से सोच समझकर आप लोग उत्तर देना। कह रखा है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। देखिए, कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है। टेंगे इसकी मुद्रा हो जाती है। टेंगे क्या हो जाती है? मुद्रा। जबकि अस्ताना इसकी राजधानी है। अस्ताना क्या हो जाती है? यह कजाकिस्तान की राजधानी है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पूछा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी कहां पर स्थित है? ये राखीगढ़ी जो है, ये सबसे बड़ा स्थल है। ये क्या है भैया? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जितने स्थल है उनमें सबसे बड़ा ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ये कहां पर है? भारत के हरियाणा राज्य में। पूछा है उबेर कप का संबंध ये किस खेल से है? थॉमस कप, उबेर कप, थॉमस कप, उबेर कप और सुदीरमन कप, इन सबका संबंध किससे है? कहोगे सर बैडमिंटन से है। थॉमस कप, उबेर कप, इन सबका संबंध किससे है? कहोगे सर बैडमिंटन से है। पूछा है भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, ये उत्तर प्रदेश की, और पहली महिला मुख्यमंत्री भी याद रखेगा उत्तर प्रदेश की। तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कहोगे सर ये सुचेता कृपलानी थी। चलिए बच्चा, अब अपना पहला क्वेश्चन करंट अफेयर कहा जाता है। तो पेन कॉपी लेकर बैठना और एक एक चीज को मन मन में दोहराना। देखिए, जितने भी करंट अफेयर हुआ करें, कोशिश किया करो कि मेरे साथ मन मन में दोहरा कर क्लास में ही आप लोग याद करके जाएं। और यहां एक दूसरे से चाय और कॉफी मत बनाओ। नौकरी हुई तो चाय कॉफी मिलेगी, नहीं तो जैसे तुम अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड या सबसे अच्छा फ्रेंड समझ रहे हो, सबसे पहले यही छोड़ के जाएगी या सबसे पहले वही छोड़ के जाएगा। ये पढ़ाई है जो तुम्हारे साथ रहेगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत मेड इन इंडिया उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में, किसके बीच में? भारत और अमेरिका के मध्य एक सतही व्यापार समझौता होने के आसार बन रहे। व्यापार समझौता होने के आसार बन रहे, जिसमें भारत का जो सामान है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है, उन पर अमेरिका 18% टैरिफ लगाएगा, और जो अमेरिका से भारत में सामान आएगा, भारत उन पर 0% टैरिफ तथा $500 बिलियन, कितने बिलियन डॉलर? $500 बिलियन का हम लोग साथ ही सामान भी खरीदेंगे। हम लोग सामान भी अमेरिका से लेंगे। कितने बिलियन डॉलर का? लगभग $500 बिलियन का। तो कितना प्रतिशत कर दिया जाएगा? ये 18%। टैरिफ घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया जाएगा? 18% ये कर दिया जाएगा। इसे फादर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ साथी व्यापार समझौते होते हैं जो हाल ही में भारत के अलग अलग देशों के साथ हुए, क्योंकि व्यापार वाणिज्य पुलिस का टॉपिक भी है, ये आपका पूछ लेता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है, यह संघ सूची का विषय है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसका विषय है? संघ सूची। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ, हस्ताक्षर 18 फरवरी, जबकि लागू कब से हुआ? 1 मई 2022 से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, यह कब से लागू हुआ? 29 दिसंबर 2022 से। अभी 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया ने भारत का जितना भी सामान है उसमें से ज्यादातर को 0 टैरिफ कर दिया है। भारत और EFTA, ये 4 देश हैं, इनके साथ हमारा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, जो कि मार्च 2024 में साइन और 1 अक्टूबर 2025 में यह लागू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत और EFTA के बीच में व्यापार समझौता ये किस दिन से लागू हुआ, तो एक बार सबके सब कमेंट करके बताइए। एक बार सबके सब कमेंट। इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच में बहुत पहले एक वरीयता व्यापार समझौता हुआ था, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, 13 मई 2003 को। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो जितने भी रिसेंट के व्यापार समझौते होते
उनसे पूछने के चांस होते। इसके अलावा व्यापार से संबंधित ध्यान दीजिएगा, ये भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कौन सा? भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय का काम है जो विदेश व्यापार आदि को नियंत्रित करता है। भारत के विदेश व्यापार को कौन नियंत्रित करता है? तो कहोगे सर भारत के विदेश व्यापार को नियंत्रित करने का काम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का है। पीयूष गोयल जिसके मंत्री हैं, पीयूष गोयल जिसके मंत्री हैं। इस मंत्रालय की कुछ संस्थाएं हैं जो विदेश व्यापार को बढ़ावा देती हैं। एक है विदेश व्यापार महानिदेशालय, डीजीएफटी। ये कब बना? 1991। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, डीजीएफटी कब बना? क्या बताओगे? 1991। डीपीआईआईटी, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये कब बना है? 1995। ये कब बना? तो डीपीआईआईटी 1995, डीजीएफटी 1991। एपीडा करके एक संस्था होती है, इसका काम होता है कृषि उत्पाद जो है भारत के, उन्हें विदेश में मार्केटिंग करना, 1986। ये सतही समुद्री उत्पाद जो होते हैं, मछली इत्यादि, उनके निर्यात का विकास प्राधिकरण है, 1972। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाता है? केरल के कोची में। तो एमपीडा 1972 केरल के कोची में, एपीडा 1986 नई दिल्ली, डीपीआईआईटी 1995 नई दिल्ली, डीजीएफटी 1991 नई दिल्ली, कॉफी बोर्ड 1942 बेंगलुरु, चाय बोर्ड 1954 कोलकाता, तंबाकू बोर्ड 1976 आंध्र प्रदेश के गुंटूर, और हल्दी बोर्ड याद रखिएगा तेलंगाना के निजामाबाद। ये भी कुछ संस्थाएं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करती है। इन सबका काम है ये जो चाय कॉफी इत्यादि है, इसका ज्यादा से ज्यादा विदेश में मार्केटिंग करना, इसे ज्यादा से ज्यादा विदेश में बेचना। ये चीज क्लियर हुई? तो अगर आपसे कोई पूछे डीजीएफटी का गठन कब हुआ, तो कमेंट में लिखकर बताइए डीजीएफटी कब बनाए। और ये कैसे याद होगा? ये याद होगा जब इसे आप मन मन में यहां पर और यहां पर मेरे कहने से दो दो तीन तीन बार दोहराओगे और आपस में कोई बातचीत नहीं करोगे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा, रे खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। आज बच्चा तुम्हारा गुरु तुम्हें टारगेट दे रहा है, आज कम से कम 17,000 पार होने चाहिए एग्जाम पर वालों। चलिए भैया, भारत और तंजानिया के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक ये कहां आयोजित की गई? भारत और तंजानिया के बीच ये कौन से नंबर की है? ये चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक ये बच्चा कहां पर आयोजित की गई है? अब सोचिए इनमें से कौन सी जगह ये तंजानिया में है? ये जो साथी जांजीबार है ये कौन सी जगह है? तो भारत और तंजानिया के बीच में, इंडिया और जो तंजानिया है इसके बीच की जो बैठक हुई है, किसकी कहोगे भैया? रक्षा सहयोग की बैठक। रक्षा सहयोग की बैठक ये कहां पर आयोजित की गई? ये जांजीबार। जांजीबार एक आइलैंड है, जांजीबार एक द्वीप है, कहां पर? तंजानिया में। इसको साथी लौंग का आइलैंड भी कह देते हैं। ये मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये जो द्वीप है ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और मसालों में भी कौन सा? जो क्लोव होता है, क्लोव मतलब जो लौंग मसाला होती है, लौंग होती है ना लौंग, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो तंजानिया के जांजीबार में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच में ये चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक। ये तंजानिया किस महाद्वीप में पड़ता है? कहोगे भैया तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, इसको यहीं पर लिख लीजिएगा। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। मुद्रा हो जाती है शिलिंग। यहां पर किलिमंजारो जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये कहां स्थित है? ये अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। ये जो जांजीबार है इसे लौंग का द्वीप भी कहते हैं। विश्व की 90% लौंग का उत्पादन कहां पर होता है? ये जांजीबार में होता है। तंजानिया के जांजीबार में लगभग 90% पूरे विश्व की लौंग यहीं पर उगाई जाती है। तो शिलिंग इनकी मुद्रा है, डोडोमा राजधानी, माउंट किलिमंजारो याद रखिएगा ये तंजानिया में। अफ्रीकी महाद्वीप को साथ ही अंध अथवा डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर अल्जीरिया। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी में सीधा सीधा पूछ लेगा कि भाई अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश बताओ, अल्जीरिया। सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, सबसे छोटा सेशेल्स। ये जनसंख्या में नाइजीरिया, क्षेत्रफल में अल्जीरिया। सबसे लंबी नदी नील नदी, ये विश्व की भी सबसे लंबी है। अगर पूछे विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जबकि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, यह विश्व का सबसे बड़ा है। यह विश्व का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसको सहारा रेगिस्तान, एकमात्र महाद्वीप
जिससे कर्क, मकर और भूमध्य ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अल्जीरिया और जनसंख्या में सबसे बड़ा ये नाइजीरिया हो जाता है। नाइजीरिया। आगे आ जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार बनाने की अमेरिकी पहल का क्या नाम है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जिनकी भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की संख्या कितनी है, क्योंकि ये चीज मैं आपको बच्चा अक्सर कराता हूं। ये जो महत्वपूर्ण खनिज इत्यादि है, इनके बारे में मैं आपको अक्सर कराता हूं। तो आपसे वही पूछा है, महत्वपूर्ण खनिजों की संख्या कितनी है? 30 हो जाती है। महत्वपूर्ण खनिजों की संख्या कितनी हो जाती है? कहोगे बड़े भैया 30। यहीं पर अगर दुर्लभ अर्थ धातु पूछे, दुर्लभ रेयर अर्थ धातु, इनकी संख्या हो जाती है 17। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहां पर महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार बनाने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? प्रोजेक्ट वॉल्ट। इसका साथ ही एक और प्रोजेक्ट है पैक्स सिलिका, जिसमें भारत भी शामिल हुआ है, जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत को भी आमंत्रित किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट वॉल्ट क्या है? इसमें अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि सरकार जितने भी महत्वपूर्ण खनिज है उनको दूसरे देश आदि से पहले से ही खरीद के रख लेगी। उसका भंडार बना के जिस भी कंपनी को ये महत्वपूर्ण खनिज चाहिए होंगे वो सीधे सरकार से खरीद सकती है। इससे बीच में जो उनकी सप्लाई है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ज्यादातर देश महत्वपूर्ण खनिजों के लिए किस पर निर्भर है? चीन पर निर्भर है। तो प्रोजेक्ट वॉल्ट याद रखिएगा। कौन सा है? प्रोजेक्ट वॉल्ट। ये कौन सा लॉन्च किया गया है? कहोगे बड़े भैया प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया गया है। दुर्लभ अर्ध धातु कितनी होती है? 17। महत्वपूर्ण खनिज कितने हैं? 30। भारत में देख लेते हैं। तो भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में ये सत्य कुछ चीजें हैं। भारत की रैंक महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार में कितनी है? रिजर्व के मामले में हमारे यहां महत्वपूर्ण खनिजों में तीसरा स्थान है, तीसरा। जबकि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन ये 2024-25 में लॉन्च किया गया। अभी जो 2026 का बजट है, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एक विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट करके ये नवंबर में साथी एक प्रकार से कह सकते हो योजना लॉन्च की गई। जबकि कोकिंग कोल जो है इसको हाल ही में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची में शामिल किया गया है। काबिल करके अपने उत्तर भारत की एक संस्था है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, विदेशी खनिजों के अधिग्रहण के लिए इसको बनाया गया है। नाल्को एससीएल एमईसीएल का संयुक्त उद्यम। जबकि अगर आपसे पूछे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। हिंदुस्तान कॉपर का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कोलकाता में। और एक बच्चा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है। क्या है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस करके संस्था है ये भी नागपुर में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछ लेता है। नाल्को का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का हेडक्वार्टर कोलकाता, जबकि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आईबीएम कह देते हैं शॉर्ट में, ये महाराष्ट्र के नागपुर में। आईबीएम कोकिंग कोल को हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों की सूची में शामिल किया गया है। जबकि महत्वपूर्ण खनिजों का कॉरिडोर उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रस्तावित है। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए बच्चा, पूछा है 4 फरवरी 2026 से भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ये 37 का जो स्थान है ये असम में आयोजित होगा। ये कहां पर? असम, भारत में इसका आयोजन हो रहा है। ये 4 फरवरी 2026 से भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका नाम है खंजर। इसका नाम क्या है? खंजर। भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? कहोगे सर खंजर। इसका नाम है, सबके सब ध्यान दीजिएगा, ये किस किस के बीच में? भारत और मध्य एशियाई देश, भारत और मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान के बीच में है। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? खंजर। आपका बिल्कुल सही है। इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? खंजर। यहीं पर किर्गिस्तान की राजधानी लिख लीजिएगा। किर्गिस्तान की राजधानी जरूर पूछ लेता है, बिश्केक। बोलो, 2 बार रिपीट करो मन मन में। भाई इसकी राजधानी क्या हो जाती है? बिश्केक। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? सोम इसकी मुद्रा का नाम है। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाती है बिश्केक, जबकि किर्गिस्तान की मुद्रा क्या हो जाती है? सोम। किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है? बिश्केक, और किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम। यह आयोजन कहां पर होगा? इस बार का जो ये युद्ध अभ्यास है ये कहां पर आयोजित होगा बच्चा? इस बार का जो ये युद्ध अभ्यास है ये कहां पर आयोजित होगा? तो तुरंत के तुरंत समझ लेना, ये जो युद्ध अभ्यास है ये असम में आयोजित होगा। कहां पर भैया? असम में। और ये 13वां संस्करण है। ये कौन सा संस्करण है? ये 13वां संस्करण है। अच्छे से याद रखेगा,
ये खंजर एक्सरसाइज का 13वां संस्करण है। ये खंजर एक्सरसाइज का कहोगे भैया 13वां संस्करण है। चलिए पूछेगा, ये कुछ युद्ध अभ्यास है जो पिछले साल आयोजित हुए, किस किस देश के बीच में, कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास नाम से भारत और अमेरिका, अमेरिका के अलास्का में, मैत्री 14 भारत और थाईलैंड, मेघालय के उमरोई में। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस, ये फ्रांस में आयोजित हुआ, शक्ति का 8वां। जामाता, ये भारत और जापान के बीच में, चेन्नई में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में, जोधपुर राजस्थान। टाइगर ट्रंप, ये भारत और अमेरिका, भारत के पूर्वी तट पर। दस्तलिक 6 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, पुणे में। जबकि वरुण एक्सरसाइज, ये भारत और फ्रांस, अरब सागर। एक टाइगर किलो करके भी एक्सरसाइज हुई है, टाइगर किलो भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर किलो नाम से भी एक युद्ध अभ्यास हुआ था, भारत और अमेरिका। तो पूछ लेगा कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो युद्ध अभ्यास होता है, ये भारत और किस किस देश के बीच में होता है। जो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास है, ये भारत और किस किस देश के बीच में होता है। देखिए सबके सब क्वेश्चन नंबर लिखकर, और फिर से 100 बार कह रहा हूं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, इन मेहनत करने वालों की, इन किस्मत बदलने वालों की कभी हार नहीं होती। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। चलो बच्चा, कौन सा शहर 18 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की मेजबानी करेगा। यहां पर साथी पहला काम तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होगा, दूसरा काम यहां पर एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन 2026 और इंडियन नेवल सिंपोजियम। एक काम क्या होगा, इंडियन नेवल सिंपोजियम करके भी यहां पर एक बैठक का आयोजन होगा। ये 3 के 3 काम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहां पर भैया, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां का, ये आंध्र प्रदेश का शहर है। कहां का भैया, आंध्र प्रदेश। इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, किस्मत का शहर भी कहते हैं। ये लिख लीजिए, इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी या किस्मत का शहर भी कह देते हैं। 18 फरवरी 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, मतलब विश्व के कई देशों की नेवी यहां पर इकट्ठी होंगी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं, इस पर फोकस करना। ये भारत की विदेश नीति है। क्या है, भारत की विदेश नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की विदेश नीति से संबंधित, इस पर ध्यान देना। लुक ईस्ट पॉलिसी ये 1991 में आई, जो अपने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है इनके साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। तो पूछेगा भारत की विदेश नीति, लुक ईस्ट नीति कब आई, 1991 में। एक्ट ईस्ट नीति ये 2014 में आई। आर्थिक सहयोग के साथ साथ सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों को भी अच्छा करना, मोदी जी के समय। फिर 2015 में मोदी जी ने एक सागर नाम का एक साथी छोटा सा एक मतलब विदेश नीति दी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और 2023 में मोदी जी ने महासागर नाम से मैरीटाइम कॉर्पोरेशन फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द रीजन। ये साल 2023 में। 2019 में एक इंडियन ओशन इनिशिएटिव करके भी लॉन्च किया गया साल 2019 में, जिसमें हाल ही में स्पेन शामिल हुआ है। हाल ही में स्पेन साथी इसमें शामिल हुआ है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि हिंद महासागर पहल में या इंडियन ओशन पहल में हाल ही में कौन सा नया देश शामिल हुआ है, यह भारत की एक पहल है। इसमें स्पेन नामक देश शामिल हुआ है। इसमें कौन सा, स्पेन नामक देश बच्चा शामिल हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत और भूटान के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग को लेकर यह बैठक कहां आयोजित की गई, भारत और भूटान के बीच में विद्युत क्षेत्र में सहयोग को लेकर। देखिए भारत कई सारी परियोजनाएं बना रहा है। भारत भूटान के अंदर कई सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो पानी से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये कहां पर आयोजित की गई है, ये बच्चा नई दिल्ली में। ये जो भारत और भूटान के बीच में पावर को लेकर समझौता है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, कहोगे सर ये नई दिल्ली में किया गया है। जो भूटान के बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री वो भारत आए। भारत का विद्युत मंत्री बताइए, भारत का मिनिस्टर ऑफ पावर ये किसके पास है,
तो ये जो मनोहर लाल खट्टर करके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, इनके पास याद रखेगा विद्युत मंत्रालय का प्रभार है। तो भारत और भूटान के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग को लेकर बैठक यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसी में यह बताइए भारत और भूटान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? भारत और भूटान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? तो 699 किलोमीटर। यह बहुत पूछा जाता है। भारत के कितने राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं? 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्या बिहार भूटान से सीमा लगती है? क्या मेघालय की भूटान से सीमा लगती है? बिल्कुल नहीं। इसमें भी सबसे ज्यादा असम के साथ सीमा लगती है। 4 राज्य जिसकी ट्रिक हो जाती है पास, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और साथ ही सिक्किम। जबकि भारत भूटान अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा कौन सी संस्था करती है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी भारत भूटान, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा करती है। भूटान के बारे में देख लीजिए। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा हो जाती है नगुल ट्रम। यहां की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। राष्ट्रीय खेल हो जाता है तीरंदाजी। पुरुषों की राष्ट्रीय पोशाक है घो, महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक है कीरा। टाकिन यहां का बच्चा राष्ट्रीय पशु है। रेविन राष्ट्रीय पक्षी है। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट या लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। भूटान को और क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। देखो बाबू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए केवल कंटेंट है। इसे लेने मेरे पास आ जाया करो। मेरा इतना भरोसा है मेरी मेहनत पर, मेरे अनुभव पर, कि मेरे बाबा श्याम, मेरी मां सरस्वती, बच्चा कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। तो बस यही है मेरे पास तुम्हारे लिए। और तुम्हारे साथ थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो मेरा मन बस खुश हो जाता है। मेरी सारी तकलीफें भूल जाता हूं। सुबह से रात तक केवल ये मन में रहता है मैं और कैसे मेहनत कर सकूं। तो हो सके तो सब के सब थोड़ा सा बस अपना साथ दे दिया कीजिए। इस क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप में, ज्यादा आपसे नहीं कहता कि आप दूसरों को भेजो, लेकिन आपका व्हाट्सएप पर तो आपका हक है ना। उस पर तो फालतू के इतने स्टेटस लगाते हो, अपने काम की चीज में लगा सकते हो। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि महिलाओं की, भूटान में महिलाओं की राष्ट्रीय पोशाक को क्या कहते हैं? यहीं पर साथी एक पारो नाम से घाटी भी है। पारो नाम से क्या है? घाटी। और अगर सेचू नाम से ये पर्व पूछ ले तो सेचू नाम के पर्व जो होते ये भूटान में होते। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ये किस देश का उपनाम है? लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन ये भूटान का उपनाम है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी सर्वेक्षण ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? भाई जून 2026 से जुलाई 2027 के बीच में जो भारत में प्रवासी हैं, कि प्रवासी मतलब जो अपने घर को छोड़कर काम की तलाश में या किसी और चीज की तलाश में अपने गृह स्थान को छोड़कर, अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जो लोग चले जाते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासन सर्वेक्षण यह राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है। यह कौन सा संगठन है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। यह सांख्यिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। किसके तहत भैया? सांख्यिकी मंत्रालय के तहत काम करता है। यही वो संस्था है जो भारत में जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित करता है। भारत में जीडीपी के आंकड़े प्रकाशित करने का काम यह भी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का है। पहले ये अलग अलग हुआ करते थे, फिर कुछ समय पहले एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर एक संगठन बना दिया गया। एक संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। यह प्रवासन सर्वेक्षण मतलब माइग्रेशन सर्वे, प्रवासियों के ऊपर यह सर्वे का आयोजन करेगा। भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? यह एनएसओ प्रकाशित करता है। किस मंत्रालय के तहत? सांख्यिकी मंत्रालय के तहत। देखिए, जब साथी यहां पर आंकड़ों की बात आ जा रही है तो एक क्वेश्चन बहुत पूछता है और बच्चा जिसका आपके पास उत्तर नहीं होता। गरीबी रेखा के निर्धारण की कमेटियां, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए यह कुछ कमेटी बनी है। उम्मीद करता हूं इस पर फोकस करोगे। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए यह कुछ कमेटियां बनी है, इन पर फोकस कीजिएगा। देखिए, दांडेकर और रथ समिति यह कब बनी? 1971। DR दांडेकर और रथ 1971। मुझे याद चाहिए, याद। देखो मैं कैसे याद कराता हूं। ऐसे में एप्लीकेशन पर इसने कैलोरी को गरीबी रेखा का आधार माना। वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी 1979 ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। यह इससे गरीबी रेखा। लकड़ा वाला कमेटी 1993